प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर चंदन प्रकाश, लेक्चरर इतिहास विभाग, वीर विरमदेव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालोर में अपने पर्सनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड ईयर पेपर फर्स्ट के अंतर्गत अंग्रेजों के समय भारत में शिक्षा के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम शिक्षा के माध्यम पर विवाद, शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच और हंटर कमीशन के बारे में अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन के प्रारंभिक दिनों में भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रयास नहीं किया। इन दिनों कुछ उदार अंग्रेजों, ईसाई मिशनरियों और उत्साही भारतीयों ने इस दिशा में प्रयास किया। 1781 ईस्वी में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की, जिसमें फारसी और अरबी का अध्ययन होता था। 1778 ईस्वी में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए। ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन द्वारा 1791 ईस्वी में वाराणसी में हिंदू कानून और दर्शन हेतु संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा कंपनी के असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। अंग्रेज धर्म प्रचारक एवं ईसाई मिशनरियों ने भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु श्री रामपुर यानी कलकत्ता को अपना केंद्र बनाया तथा बाइबिल का 26 भाषाओं में अनुवाद किया। डेविड हेयर नामक एक अंग्रेज ने 1820 ईस्वी में कलकत्ता में बिशप कॉलेज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय, राधा कांत देव, महाराज तेज सेन चंद्र, राय बहादुर, जय नारायण घोषाल आदि के प्रयासों से भारत में शिक्षा के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई। राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और सर हाइड ईस्ट ने मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो कालांतर में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में शिक्षा के क्षेत्र में वास्तविक प्रयास 1813 ईस्वी में किया गया। 1813 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह 1 लाख रुपए साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नति के लिए और भारत में स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए तथा अंग्रेजी प्रदेशों के वासियों में विज्ञान के आरंभ और उन्नति के लिए खर्च करें। शिक्षा के माध्यम पर विवाद। लोक शिक्षा की सामान्य समिति के 10 सदस्य भारत में शिक्षा के माध्यम के विषय में 2 गुटों में विभाजित थे, जिसमें एक प्राच्य विद्या समर्थक दल तथा दूसरा आंग्ल शिक्षा समर्थक था। प्राच्य शिक्षा समर्थक के दल के नेता H.T. प्रिंसेज तथा H.S. विल्सन थे। प्राच्य विद्या समर्थकों का मानना था कि भारत में संस्कृत और अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहन दिया जाए और भारत में पाश्चात्य विज्ञान और ज्ञान का प्रसार इन्हीं भाषाओं में किया जाए। एक और गुट जो बंबई में सक्रिय था के नेता मुनरो और एल्फिंस्टन ने पाश्चात्य शिक्षा को स्थानीय देसी भाषा में देने की वकालत की। दूसरी ओर आंग्लवादी दल ने भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की वकालत की। वे भारत में पश्चिमी मानदंडों को पूर्णतः आरोपित करना चाहते थे। उन्हें विश्वास था कि यदि अंग्रेजी भाषा को माध्यम के रूप में अपनाया गया तो आने वाले 30 वर्षों में बंगाल के सभ्य वर्ग में एक ही मूर्ति पूजक नहीं रहेगा। पाश्चात्य विवाद को उग्र होते देख तत्कालीन ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने अपने काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति यानी बंगाल
का प्रधान नियुक्त कर उन्हें भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण प्रस्तुत करने को कहा। 2 फरवरी 1835 ईस्वी को मैकाले ने अपना स्मरणार्थ लेख प्रस्तुत किया। मैकाले ने भारतीय भाषा और साहित्य की तीखी आलोचना करते हुए आंग्ल भाषा एवं साहित्य की प्रशंसा की। मैकाले के अनुसार यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक तख्ता भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा का एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो रक्त और रंग से भारतीय हो, परंतु उसकी प्रवृत्ति, विचार, नैतिक मापदंड और प्रज्ञा अंग्रेजों जैसा हो, अर्थात वह ब्राउन रंग के अंग्रेजों का एक वर्ग चाहता था। गवर्नर जनरल बेंटिंग ने 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर आदेश दिया कि भविष्य में कंपनी की सरकार यूरोपीय साहित्य को अंग्रेजी माध्यम द्वारा उन्नत करे तथा सभी खर्च इसी उद्देश्य से किए जाएं। शिक्षा का अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत। शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन इस उद्देश्य से किया गया कि सर्वप्रथम उच्च वर्ग को शिक्षित किया जाए। इस वर्ग के शिक्षित होने पर क्षण क्षण कर शिक्षा का प्रभाव जनसाधारण तक पहुंचेगा। शिक्षा के अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत का प्रतिपादन लॉर्ड ऑकलैंड द्वारा किया गया। जैसे मैकाले ने भी इसी सिद्धांत पर कार्य किया था, लेकिन यह नीति सरकारी तौर पर ऑकलैंड के समय में प्रभावशाली हुई। 1854 का चार्ल्स वुड डिस्पैच। शिक्षा के प्रसार का दूसरा चरण लॉर्ड डलहौजी के समय में शुरू हुआ। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट में भारत में शिक्षा के विकास की जांच के लिए एक समिति के गठन का प्रावधान किया गया। सर चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में गठित समिति ने 1854 में भारत में भावी शिक्षा के लिए वृहद योजना तैयार की, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। चार्ल्स वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। शिक्षा की प्रमुख सिफारिशें। सरकार पाश्चात्य शिक्षा, कला, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का प्रसार करे। नंबर 2, उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाए। नंबर 3, देसी भाषाई प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाएं और उनके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाएं। नंबर 4, अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना। नंबर 5, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए। नंबर 6, शिक्षा क्षेत्र में निजी प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की योजना। नंबर 7 है कंपनी के 5 प्रांत बंगाल, मद्रास, बम्बई, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत और पंजाब में एक शिक्षा विभाग के निर्माण की योजना, जो लोक शिक्षा निदेशक के अधीन कार्य करेगा। नंबर 8 है लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना, जिनका मुख्य कार्य परीक्षाएं संचालित करना हो। वुड के डिस्पैच की सिफारिशों के प्रभाव में आने के बाद अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत समाप्त हो गया। हंटर कमीशन 1882-83। लॉर्ड रिपन ने 1882 में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया, जिसका उद्देश्य 1854 ईस्वी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में की गई प्रगति का मूल्यांकन करना था। इस आयोग को प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए भी उपाय सुझाने थे। आयोग की सिफारिशें। प्राथमिक शिक्षा को महत्व देते हुए कहा गया कि यह शिक्षा स्थानीय भाषा और उपयोगी विषयों में हो। इसका नियंत्रण जिला और नगर बोर्डों को सौंपा जाए। उच्च शिक्षा संस्थाओं के संचालन से सरकार को हट जाना चाहिए।
इसकी जगह पर सरकार को कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता तथा विशेष अनुदान निर्धारित करना चाहिए। हाई स्कूल में प्रवेशिका परीक्षाओं के अतिरिक्त व्यापारिक एवं व्यावसायिक शिक्षा की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। नंबर 4 है, आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा अन्य स्थानों पर महिला शिक्षा हेतु पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद प्रकट किया और इसे बढ़ावा देने की जरूरत बताई। नंबर 5 है, शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहन दिया जाए। हंटर की संस्तुतियों पर सामान्यतया प्रांतीय सरकारों द्वारा कार्य किया गया था। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार आज हमने भारत में अंग्रेजों के समय शिक्षा के विकास के बारे में अध्ययन किया है। वेरी थैंक्स।